नष्ट नहीं कर देता, तब तक वह बड़ी सफलता नहीं पा सकता। अरकाद ने स्वीकार किया। जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। मेरे लंबे जीवन में मैंने कई पीढ़ियों को व्यवसाय, विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है जो जिंदगी की सफलता की राह पर ले जाते हैं। अवसर उन सब लोगों के पास आए थे। बहरहाल कुछ ने अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की ओर आगे बढ़ते रहे, परंतु अधिकांश लोग झिझके, लड़खड़ाए और पीछे रह गए। अरकाद कपड़े के बुनकर की ओर मुड़ा। आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुशकिस्मती पर बहस करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब मैं खुशकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूं। मैंने सोचा था कि खुशकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करना पड़ती। अब मुझे यह एहसास हो गया है कि इंसान बिना कुछ किए खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इस चर्चा से मैंने यह सीखा है कि खुशकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है। मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूंगा, अरकाद ने जवाब दिया। आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। हमने यह पाया है कि अक्सर खुशकिस्मती अवसर के पीछे आती है। यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती हो। हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लिया होता। इसी तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को समय पर खरीद लिया होता और उन्हें 3 गुने लाभ पर बेचा होता। हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है। चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज्यादा खुश करते हैं। कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 5 धन के 5 नियम। HindiAudiobook.com। अगर आपके सामने एक तरफ सोने की मोहरों से भरी थैली रख दी जाए और दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता के शब्दों से भरा मृदा पत्थर रख दिया जाए, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? रेगिस्तानी झाड़ियों की आग की हिलती रोशनी में श्रोताओं के झुलसे चेहरों पर दिलचस्पी की चमक साफ नजर आ रही थी। 27 लोगों ने एक साथ कहा, सोने की मोहरों से भरी थैली। बूढ़ा काला बाब समझदारी से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, रात में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनो। वे इसलिए चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं क्योंकि वे भूख से व्याकुल है, परंतु अगर उन्हें खाना मिल जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? वे लड़ने लगेंगे और घमंड से इतराते हुए चलने लगेंगे। वे आने वाले कल की तरफ ध्यान नहीं देंगे जो निश्चित रूप से आएगा ही। इंसान भी यही करते हैं। अगर उन्हें सोने और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है तो वे क्या करते हैं? वे बुद्धिमानी को नजरअंदाज कर देते हैं और सोने को बर्बाद कर देते हैं। आने वाले कल में वे दोबारा रोएंगे क्योंकि उनके पास अब सोना नहीं बचा है। सोना या धन उन लोगों को ही मिलता है जो इसके नियम जानते हैं और उसका पालन करते हैं। काला बाब ने अपने सफेद दुशाले को अपने दुबले पैरों पर लपेटा क्योंकि रात की ठंडी हवा बह रही थी। तुम लोगों ने इस लंबी यात्रा में वफादारी से मेरी सेवा की है। तुमने मेरे ऊंटों की अच्छी देखभाल की है। तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है। तुमने उन डकैतों का बहादुरी से मुकाबला किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज रात को तुम्हें धन के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। तुमने इस तरह की कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनो,
क्योंकि अगर तुम उनका मतलब समझ लोगे और उनका पालन करोगे तो भविष्य में तुम भी धनवान बन सकते हो। प्रभाव डालने के लिए वह थोड़ी देर रुका। ऊपर बेबीलोन के नीले आसमान में सितारे चमक रहे थे। उन लोगों के पीछे तंबू बंधे थे ताकि रेगिस्तान के संभावित तूफानों से रक्षा हो सके। तंबुओं के पास व्यापारिक सामान करीने से रखा था और जानवरों की खालों से ढका था। पास में ही ऊंटों का रेवड़ रेत में बैठा था। कुछ ऊंट संतुष्टि के साथ जुगाली कर रहे थे, बाकी खर्राटे ले रहे थे। आपने हमें बहुत सी अच्छी कहानियां सुनाई है कलाबाब, सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा। हम चाहते हैं कि कल जब आपके साथ हमारी सेवा खत्म हो तो उसके बाद आपके शब्दों का मार्गदर्शन हमारे साथ रहे। कलाबाब ने कहा, मैंने तुम्हें अजीब और सुदूर देशों के अपने अनुभव सुनाए हैं, परंतु आज रात को मैं तुम्हें समझदार और अमीर अरकाद की बुद्धिमानी के बारे में बताता हूं। सामान बांधने वाले प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हमने उनके बारे में काफी सुना है क्योंकि वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। वे सबसे अमीर आदमी इसलिए बने क्योंकि वे धन के नियमों को जानते थे। धन के नियम उनके पहले किसी को भी इतनी अच्छी तरह से मालूम नहीं थे। आज की रात मैं तुम्हें बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो उनके बेटे नोमेजीर ने कई साल पहले निनेवा में मुझे बताई थी। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक और मैं नोमाजीर के महल में देर रात तक रुके थे। मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद कर रहा था। नोमाजीर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया। उसने हमें बहुत दुर्लभ और खुशबूदार शराब पिलाई, जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ गई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी। फिर उसने हमें अपने पिता अरकाद की समझदारी की कई कहानियां सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। जैसी परंपरा है, बेबीलोन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनके जायदाद विरासत में पाने की आशा करते हैं। अरकाद को यह परंपरा पसंद नहीं थी, इसलिए नोमाजीर के वयस्क होने पर अरकाद ने उससे कहा, बेटे, मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के वारिस बनो, परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो। तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं 2 चीजें देता हूं जो मुझे नहीं मिली थी। जब मैंने दौलत इकट्ठा करनी शुरू की तब मैं बहुत गरीब था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से भरी यह थैली देता हूं। अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें यह मृदा पत्र देता हूं जिस पर धन के 5 नियम लिखे हैं। अगर तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी। आज से 10 साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताना। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, वरना मैं यह जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें। इस तरह नोमाजीर जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल पड़ा। उसने धन की थैली और मृदा पत्र को रेशमी कपड़ों में लपेट लिया। फिर वह घोड़े पर बैठकर अपने नौकरों के साथ यात्रा पर चल दिया। 10 साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था, नोमाजीर अपने पिता के घर लौटा। उसके आने की खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी जिसमें कई रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था। जश्न खत्म होने के बाद नोमाजीर के माता पिता बड़े हाल के एक ओर सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे और नोमाजीर उनके सामने खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा जैसा उसने अपने पिता से वायदा किया था। रात हो चुकी थी। कमरे में तेल के दीपकों का धुआं भरा था। रोशनी मध्यम थी। सफेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे। पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी। नोमाजीर की पत्नी और उसके 2 छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे। वे सभी नोमाजीर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। नोमाजीर ने कहा, पिताजी,
मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुकाता हूं। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूं। आपने मुझे काफी धन दिया था, आपने मुझे काफी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहां तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथों से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनेवा जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहां बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें 2 मधुरभाषी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवा में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा है। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई भी घोड़ा उससे तेज नहीं भागता है। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं कि वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमजोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सेदार बना लिया। मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा बुरी और ज्यादातर तरह हार गया। मैंने अपना धन गंवा दिया। यह सुनकर अरकाद को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजना थी और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवा का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांट लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने वाला था। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था। उसके माता पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी ही तरह व्यवसाय के लिए निनेवा जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे, परंतु पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूं और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा। चूंकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पड़ना थी, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो गया। वह बेबीलोन जाने में टालमटोल करता रहा। काफी समय बीत गया। इस दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी। मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इजराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। पिताजी, जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उन दुख भरे दिनों में भी यह याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था। मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नोमाजीर की मां ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी। उस समय मुझे आपका दिया वह मृदा पत्र याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा।
आज रात जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले दिए मृदा पत्र पर लिखे थे। धन के 5 नियम। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। तीसरा, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। चौथा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। पांचवा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ये धन के वे 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैं उन्हें सोने से भी ज्यादा मूल्यवान मानता हूं, जैसा मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। वह एक बार फिर अपने पिता की ओर मुड़ा। मैंने आपको बता दिया है कि अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था। बहरहाल, संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म न हो। मेरे संकटों का दौर भी आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई। मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया। धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। मैंने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। गुलामों के मालिक से मेरी मित्रता हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम एक किफायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में न आ रहा हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लूं जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से गंवा दिया है। यह बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज्यादा धन कमा सकता है? इस मामले में मेरा अनुभव बुरा रहा है क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझसे दूर चला गया है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल न हो। उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूंगा। 1 साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दरवाजों की जरूरत होगी ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रहे। इन दरवाजों को बनाने के लिए निनेवा में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टीन की खदानों तक कारवां भेजें जो बहुत दूर है। वहां से हम निनेवा के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगाओ तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिससे दरवाजे बन सकें। इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नोमाजिर ने कहा। उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई दी। तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ। हमारी योजना सफल हुई और उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल संग्रह बन गया। बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया। वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे। कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूलधन पर जरा भी आंच न आए
वे ऐसे निवेशों में हाथ नहीं डालते थे जहां से उनका धन वापस न लौटे। घुड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों पर जिसमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था, वे विचार भी नहीं करते थे। अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते तो उन्होंने मुझे तत्काल इसके खतरे बता दिए होते। इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन दोबारा कमा लिया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है और वे हर इम्तिहान में खरे उतरे हैं। जिस व्यक्ति को धन के इन 5 नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है। परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है। निमोजीर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे के पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। नोमाजीर ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवा के सोने की थैली लौटा रहा हूं। सब लोग यह बात मानेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमत्ता से भरा बृहदापत्र दिया था, उसकी एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियां लौटा रहा हूं। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियां ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूं कि मैं आपकी बुद्धिमत्ता को आपके धन से ज्यादा मूल्यवान मानता हूं। बहरहाल, बुद्धिमत्ता के मूल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता। बुद्धिमत्ता न हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसे सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों में साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नोमाजीर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है। अब मैं तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूं। कालाबाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नोमाजीर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे, मैंने काफी यात्रा की, काफी कुछ सीखा है, काफी मेहनत की है और काफी कमाया है, परंतु मैं ज्यादा धन बचा नहीं पाया हूं। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ मूर्खता से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। चूंकि मैंने किशोरावस्था में ही ये 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी ही चली जाती है। मैंने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूं, जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नजरअंदाज कर दिया हो, इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में
इनका महत्व समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का प्रयोग भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूं। मैं जितना ज्यादा धन इकट्ठा करता हूं, यह मेरे पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में और ज्यादा तेजी से आता है। जो धन मैं बचाता हूं, वह और ज्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है, उसे इसके सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें धन की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती है। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निनेवा के अमीर लोगों को न भूलें, जो अपने मूलधन को गंवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर धन के 5 नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है। इसमें मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने
अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है। आज से 10 साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या करोगे? अगर तुम नौवाजिर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकाद की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे, तो यह तय है कि 10 साल बाद अरकाद के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हमारे समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी, उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं, उनमें इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर देश के खजानों की तरह इसमें भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं। आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है। अगर तुम धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलोन के खजाने के हिस्सेदार बन जाओगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 6 बेबीलोन का साहूकार। HindiAudiobook.com। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट से बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इससे वह जो चाहे खरीद सकता है, बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वह चाहे। वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा तो वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे, हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया। मैथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात और दुर्लभ रत्नों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। वहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी। वह सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथन एक कालीन पर बैठा दिखा। मैथन भोजन कर रहा था और एक ऐश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे उसके सामने पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में सलाह लेने आया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मामले में क्या करूँ। मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आई। नहीं नहीं, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार लेना नहीं चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूँ। सुनो सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज़्यादा चतुर है, क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते हैं। बहरहाल, साहूकार से ज़्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने ऐश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए एक कालीन बिछाओ
वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना ताकि रोडन को उसे पीने में मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूं। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें ऐसा क्या उपहार दे दिया जो उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूं। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज़्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज़्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज़्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूँ, परंतु कई बार हाँ कहना ज़्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत सी प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है अरमान को कभी कोई मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मैथन ने कहा, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वह बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं यह धन चला न जाए या कोई चालबाजी से उसे ले न जाए। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनेवा के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते हैं। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम यह समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है। वह किसान जानवरों की बातें समझ लेता था। वह हर शाम को जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके दड़बे के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ। चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, या चाहे मेरी गर्दन कितनी ही दुख रही हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो। तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना, ताकि वह मालिक से जाकर कहे कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बैल बीमार है और वह जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बैल की जगह पर खच्चर को बांध लो। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह दड़बे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी। उसके पैर थके थे और उसकी गर्दन दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो,
तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला, खच्चर ने जवाब दिया। और मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते सुना था कि अगर तुम दोबारा बीमार हुए तो वह तुम्हें कसाई के पास भिजवा देगा। यह ठीक भी रहेगा, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं की। उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, रोडन? रोडन ने कहा, कहानी अच्छी थी, परंतु मुझे इसमें शिक्षा या सबक जैसी कोई चीज नहीं दिखी। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम्हें दिखेगी, परंतु सबक यह है और बहुत आसान है। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर न आ जाए। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। यह बहुत समझदारी भरा सबक है। मैं अपनी बहन के पति का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मुझे एक बात बताएं। आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं। क्या उधार लेने वाले लोग हमेशा उधार चुका देते हैं? मैथन बहुत अनुभवी आदमी की तरह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर कर्जदार कर्ज नहीं चुका सकता तो क्या साहूकार उसे कर्ज देगा? साहूकार को सावधानी और समझदारी से यह तय करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा तथा उसका पैसा वापिस लौट आएगा। अगर उसका धन मूर्खतापूर्ण काम में लगेगा तो उसका मूलधन भी डूब जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं तुम्हें अपने संदूक में रखी निशानियां बताता हूं। हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है। वह कमरे में एक बड़ा संदूक लेकर आया, जिस पर सूअर की लाल खाल चढ़ी थी और उस पर कांसे की आकृति बनी थी। संदूक को फर्श पर रखकर वह उसके सामने बैठ गया। फिर वह अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा। मैं जिसे भी उधार देता हूं, उससे अपनी इस संदूक के लिए कोई न कोई निशानी जरूर ले लेता हूं। वह निशानी तब तक यहां रहती है जब तक कि पूरा कर्ज उतर नहीं जाता है। जब कर्जदार पूरा कर्ज चुका देता है तो मैं उसे वह निशानी लौटा देता हूं। बहरहाल, अगर वह कर्ज नहीं चुका पाता तो वह निशानी मुझे हमेशा यह याद दिलाती रहती है कि अमुक व्यक्ति मेरे विश्वास पर खरा नहीं उतरा। निशानी वाला संदूक मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित कर्जदार वे होते हैं जिनके पास कर्ज की रकम से ज़्यादा संपत्ति होती है। उनके पास जमीन, हीरे जवाहरात, ऊंट या अन्य चीज़ें होती है जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है। मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रत्न दिए जाते हैं जिनका मूल्य कर्ज से ज़्यादा होता है। बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर कर्ज न चुकाया गया तो वे अपनी जायदाद का एक निश्चित हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। इस तरह के कर्ज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समेत वापस लौट आएगा, क्योंकि कर्ज जायदाद के आधार पर दिया जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनमें कमाने की क्षमता होती है। वे तुम्हारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या पारिश्रमिक मिलता है। उनके पास आमदनी का नियमित साधन होता है। अगर वे ईमानदार हों और उन पर कोई विपत्ति न आए तो वे कर्ज और सूद दोनों को चुका सकते हैं। इस तरह के कर्ज इंसान की मेहनत पर आधारित होते हैं। बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो जायदाद होती है और न ही कमाने की विश्वसनीय क्षमता होती है। जिंदगी मुश्किल है और कुछ लोग जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इन लोगों को मैं रोज कर्ज देता हूँ, भले ही वह 1 रुपया का भी क्यों न हो। मेरा निशानी वाला संदूक आगे आने वाले सालों में मुझे चिढ़ाता रहेगा जब तक कि कर्ज लेने वाले के साथ उनके अच्छे मित्रों की गारंटी न हो जो उसे विश्वसनीय मानते हों। मैथन ने संदूक खोला। रोडन उत्सुकता से आगे झुका। संदूक में सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का नेक पीस पड़ा था। मैथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। यह मेरे संदूक में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका मालिक अब इस दुनिया से जा चुका है। मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूँ और मैं उसकी यादों को भी संजो कर रखता हूँ, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र था। हमने साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया था, जब तक कि वह पूर्वी देश की एक महिला को ब्याह कर नहीं लाया।
वह सुंदर थी, परंतु हमारी महिलाओं जैसी नहीं थी। वह औरत नहीं, बिजली थी। मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वह कष्ट में मेरे पास आया। मैंने उसे सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बार फिर ठीक करने का मौका दूंगा। उसने नए सिरे से शुरू करने की कसम खाई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक दिन आपसी झगड़े में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, क्योंकि उसके पति ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी। और वह महिला? रोडन ने सवाल किया। हाँ, जाहिर है यह उसी का है, मैथन ने लाल वस्त्र उठाते हुए कहा। पछतावे में वह नदी में कूद गई। ये 2 कर्ज भी नहीं चुकाए जाएंगे। रोडन, यह संदूक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तूफानों में घिरे रहते हैं, वे साहूकार के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। यह अलग चीज है, उसने बैल की हड्डी से बनी अंगूठी को उठाते हुए कहा। यह एक किसान की है। मैं उसकी महिलाओं से गलीचे खरीदता हूँ। उस किसान के खेत पर टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। उसके घर में फाके पड़ने की नौबत आ गई। ऐसे समय में मैंने उसकी मदद की। नई फसल आने पर उसने तत्काल अपना कर्ज चुका दिया। इसके बाद एक दिन वह मेरे पास आया और उसने एक दूर देश की बकरियों के बारे में बताया, जिसका वर्णन उसने एक यात्री से सुना था। उन बकरियों के लंबे बाल इतने सुंदर और नरम थे कि वह उनसे इतने बेहतरीन गलीचे बना सकता था जैसे आज तक बेबीलोन में नहीं देखे गए। वह ऐसी बकरियों का रेवड़ चाहता था, परंतु उसे खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। इसलिए मैंने उसे यात्रा करने और बकरियां लाने के लिए धन उधार दिया। अब उसने रेवड़ खरीद लिया है और अगले साल मैं बेबीलोन के अमीरों को हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत शानदार और महंगे गलीचे बेचूंगा। जल्दी ही मुझे उसकी अंगूठी लौटाना होगी। वह तत्काल कर्ज चुकाने पर जोर दे रहा है। रोडन ने पूछा, कुछ उधार लेने वाले समय से पहले भी कर्ज चुका देते हैं? अगर वे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कर्ज लेते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है तो वे ऐसा करते हैं, परंतु अगर वे अपनी नासमझियों के लिए उधार लेते हैं तो मैं उन्हें यह चेतावनी देता हूं कि तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रोडन ने दुर्लभ कारीगरी वाले रत्नों से जड़े सोने के भारी कंगन को उठाते हुए पूछा, मुझे इसके बारे में बताएं। मैथन ने हंसते हुए कहा, मेरे अच्छे मित्र को महिलाएं कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं। रोडन ने कहा, आखिर मैं आपसे अधिक युवा हूं। मैं मानता हूं, परंतु इस बार तुम खामखा रोमांस का शक करते हो। इस कंगन की मालकिन मोटी और बूढ़ी है। वह बहुत ज़्यादा बोलती है, परंतु उसकी बातें इतनी अर्थहीन होती है कि वह मुझे पागल कर देती है। कभी उन लोगों के पास बहुत पैसा था और वे अच्छे ग्राहक थे, परंतु फिर वे बदकिस्मती के शिकार हो गए। उस महिला का एक बेटा है जिसे वह व्यापारी बनाना चाहती है, इसलिए वह मेरे पास आई और मुझसे धन उधार लिया ताकि उसका पुत्र एक कारवां के मालिक का हिस्सेदार बन सके, जो यात्रा करते समय एक शहर से ऊंट खरीदता है और दूसरे शहर में बेच देता है। कारवां का मालिक बादशाह निकला, क्योंकि उसने बेचारे लड़के को दूर के एक शहर में बिना धन और बिना मित्रों के छोड़ दिया। वह उस युवक को सोता हुआ छोड़ गया। युवक कुछ साल बाद शायद इस कर्ज को चुका सकता है। जब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ हवाई बातें ही सुनने को मिलती रहेंगी। वैसे असली बात यह है कि यह कंगन कर्ज की रकम से ज़्यादा कीमती है। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज की समझदारी के बारे में सलाह नहीं मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्ट था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और सशक्त आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा। मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने यह कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। मैथन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए आगे कहा, यह ऊंटों के व्यापारी नेबाटूर की है। जब वह कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसे इसके लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वह मुझे यह रस्सी दे जाता है
और मैं उसे ज़रूरत के मुताबिक उधार दे देता हूँ। वह एक समझदार व्यापारी है। मुझे उसके सही निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उदारता से उधार दे सकता हूँ। बेबीलोन में कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे भरोसा है, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वसनीय है। उनकी निशानियाँ मेरे संदूक में आती जाती रहती हैं। अच्छे व्यापारी हमारे शहर की शान है। व्यापार में उनकी सहायता करने से मुझे तो लाभ होता ही है। बेबीलोन भी समृद्ध होता है। मैथन ने फिरोजे में उभरी हुई बीटल की आकृति को उठाया और उसे हिकारत से फर्श पर फेंक दिया। मिस्र का कीड़ा, यह जिस लड़के का है, उसे मेरा पैसा लौटाने की जरा भी परवाह नहीं है। जब मैं उसे याद दिलाता हूँ तो वह जवाब देता है, मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ, जबकि बदकिस्मती मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आपके पास बहुत पैसा है, मैं क्या कर सकता हूँ। यह निशानी उसके पिता की है। उसकी आमदनी सीमित थी, परंतु उन्होंने अपने पुत्र के व्यापार के लिए अपनी जमीन और मवेशी गिरवी रख दिए। युवक को पहले तो सफलता मिली, परंतु बाद में वह ढेर सारी दौलत हासिल करने के चक्कर में अति उत्साही बन गया। उसमें अनुभव की कमी थी, इसलिए उसका धंधा चौपट हो गया। युवक महत्वाकांक्षी होते हैं। वे दौलत तथा अन्य मनचाही वस्तुओं के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। फटाफट दौलत हासिल करने के लिए युवक अक्सर नासमझी भरे कर्ज ले लेते हैं। उनके पास अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि निराशाजनक कर्ज एक गहरा गड्ढा है, जिसमें कोई भी आसानी से उतर तो सकता है, परंतु उसमें से निकलना आसान नहीं है। कर्ज से उबरने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। यह दुख और पश्चाताप की खाई है, जहां सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती है और रातों की नींद उड़ जाती है। बहरहाल, मैं यह नहीं कहता हूँ कि उधार लेना ही नहीं चाहिए। मैं कर्ज लेने को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करता हूँ। अगर कर्ज समझदारीपूर्ण उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है तो मैं कर्ज लेने की सलाह देता हूँ। मुझे भी व्यापारी के रूप में अपनी पहली सफलता कर्ज लेने के बाद ही मिली थी। बहरहाल, मेरे मामले में कर्ज देने वाला क्या कर सकता है। यह युवक निराश हो चुका है और उसकी आमदनी शून्य है। वह हताश हो चुका है। वह कर्ज चुकाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके पिता की जमीन और मवेशी छीन लूं। रोडन ने कहा, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है और आपकी बातें मुझे बहुत दिलचस्प लगी है, लेकिन मुझे अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या मुझे अपनी बहन के पति को अपनी 50 सोने की मोहरें उधार देना चाहिए? ये मोहरें मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बहन बहुत बढ़िया महिला है, जिसका मैं काफ़ी सम्मान करता हूँ। अगर उसका पति मेरे पास आए और मुझसे सोने की 50 मोहरें उधार मांगे, तो मुझे उससे यह पूछना होगा कि वह इसका क्या करेगा। अगर वह जवाब देता है कि वह मेरी ही तरह व्यापारी बनना चाहता है और हीरे जवाहरात तथा दुर्लभ सजावटी सामान का कारोबार करना चाहता है, तो मैं उससे यह पूछूंगा, तुम्हें इस व्यवसाय का कितना ज्ञान है? क्या तुम जानते हो कि सबसे कम कीमत पर यह सामान कहाँ खरीदा जा सकता है? क्या तुम जानते हो कि अच्छी कीमत पर यह सामान कहाँ बेचा जा सकता है? क्या वह इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकता है? नहीं, वह नहीं दे सकता, रोडन ने स्वीकार किया। हालांकि उसने भाले बनाने में मेरी काफ़ी मदद की है और कई दुकानों में भी मदद की है। फिर मैं उससे कहूँगा कि उसका उद्देश्य समझदारीपूर्ण नहीं है। व्यापारियों को व्यापार करना आना चाहिए। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा उचित है, परंतु यह व्यावहारिक नहीं है, इसलिए मैं उसे धन उधार नहीं दूंगा। परंतु मान लें वह यह कहे, हाँ, मैंने व्यापारियों की काफ़ी मदद की है। मैं जानता हूँ कि समरना तक की यात्रा कैसे की जाती है और वहाँ जाकर गृहिणियों के हाथ से बुने गलीचों को कम कीमत पर कैसे खरीदा जा सकता है। मैं बेबीलोन के कई अमीर लोगों को भी जानता हूँ, जिन्हें मैं भारी मुनाफे पर ये गलीचे बेच सकता हूँ। इस पर मैं उससे कहूँगा, आपका उद्देश्य समझदारीपूर्ण है और आपकी महत्वाकांक्षा सम्मानजनक है। मैं आपको खुशी खुशी सोने की 50 मोहरें दे दूंगा, परंतु बदले में मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इन मोहरों के लौटने की गारंटी दे सके। लेकिन अगर वह कहे, मेरे पास रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और आपको कर्ज के बदले में
अच्छा ब्याज दूंगा। तो मेरा जवाब यह होगा, मैं सोने की हर मोहर का ख्याल रखता हूँ। अगर समन की यात्रा में जाते समय डाकू आपसे सोने की मोहरें छीन लें या लौटते समय अगर वे आपसे गलीचे छीन लें तो आप मेरा कर्ज नहीं चुका पाएंगे और मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। रोडन, धन से साहूकार का व्यापार चलता है। इसे उधार देना आसान है। अगर इसे नासमझी से उधार दिया जाता है तो इसका वापस लौटना मुश्किल है। समझदार साहूकार उधार देते समय जोखिम नहीं लेता है। वह सुरक्षित भुगतान की गारंटी चाहता है। उसने आगे कहा, मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करना अच्छी बात है। दुर्भाग्य के शिकार लोगों की मदद करना अच्छी बात है। उन लोगों की मदद करना भी अच्छी बात है जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं ताकि वे प्रगति कर सकें और सम्मानित नागरिक बन सकें। परंतु मदद समझदारीपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, वरना मदद करते समय किसान के खच्चर की तरह हम भी दूसरों का बोझ अपने ऊपर लाद लेंगे। एक बार फिर मैं तुम्हारे मूल सवाल से दूर भटक गया हूं रोडन, परंतु मेरा जवाब सुनो। अपनी सोने की 50 मोहरें अपने ही पास रखो। जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है और जो तुम्हें पुरस्कार में मिला है वह तुम्हारा है और कोई व्यक्ति इस पर तब तक हक नहीं जमा सकता जब तक कि तुम ऐसा न चाहो। परंतु अगर तुम इसे उधार देते हो ताकि यह तुम्हारे लिए सूद कमा सके तो इस काम में सतर्क रहना और कई जगहों पर इसका निवेश करना। मुझे पर्स में पड़ा रहने वाला असली सोना पसंद नहीं है। बहरहाल मुझे जोखिम तो उससे भी ज़्यादा नापसंद है। तुम्हें भाले बनाने का काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? पूरे 3 साल। राजा के उपहार के अलावा तुमने कितना बचा लिया है? सोने की 3 मोहरें। हर साल तुमने मेहनत की। हर साल तुमने सोने की एक मोहर को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं पर काबू रखा और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने के बजाय बचत की। बिल्कुल सही बात है। इस तरह तुम खुद की इच्छाओं पर काबू रखकर 50 साल में सोने की 50 मोहरें बचा सकते हो। इस काम में जिंदगी भर की मेहनत लगेगी। जरा सोचो कि क्या तुम्हारी बहन तुम्हारी 50 साल की मेहनत की बचत को जोखिम में डालना चाहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति व्यापारी बनने का प्रयास करना चाहता है? अगर मैं आपके शब्दों में बोलूं तो वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो उससे जाकर कह दो, 3 साल तक मैंने हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करके और अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर बचत की है। साल की मेहनत और किफ़ायत के बाद मैं सोने की एक मोहर बचा पाया। तुम मेरी प्यारी बहन हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पति किसी ऐसे व्यवसाय में लग जाए जिसमें वह बहुत अमीर बन सके। अगर वह मेरे सामने कोई ऐसी योजना रखता है जो मेरे मित्र मैथन को समझदारीपूर्ण और संभव लगती है तो मैं खुशी खुशी उसे अपनी 1 साल की बचत उधार दे दूंगा ताकि उसे यह साबित करने का मौका मिले कि वह सफल हो सकता है। अगर उसके पति के मन में सफल होने की प्रबल इच्छा है तो वह सफल हो सकता है। अगर वह असफल भी हो जाता है तो भी उस पर ज़्यादा कर्ज नहीं होगा जिसे वह कभी न चुका पाए। मैं धन इसलिए उधार देता हूँ क्योंकि मैं अपने व्यापार में जितने धन का प्रयोग करता हूँ मेरे पास उससे ज़्यादा धन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा अतिरिक्त धन दूसरों के लिए मेहनत करे और उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। मैं धन गंवाने का जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है और बहुत सी इच्छाओं का त्याग किया है। इसलिए मैं इसे उधार नहीं दूंगा जहां मुझे यह विश्वास न हो कि यह सुरक्षित रहेगा और मेरे पास वापस आएगा। मैं इसे वहां भी उधार नहीं दूंगा जहां मुझे यह विश्वास न हो कि इसका ब्याज मुझे समय पर दिया जाएगा। रोडन, मैंने तुम्हें अपनी निशानी वाली संदूक के कुछ रहस्य बताए हैं। उनसे तुम इंसानों की कमजोरियों को समझ सकते हो और यह भी कि कर्ज चुकाने के साधन न होने के बावजूद लोग कर्ज लेने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। लोग यह सोचते हैं कि अगर उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा आ जाए तो दौलत उनके घर में बरसने लगेगी, परंतु इस तरह की आशा झूठी होती है क्योंकि उनके पास सफल होने की योग्यता या प्रशिक्षण नहीं होता है। रोडन, तुम्हारे पास अभी धन है, उससे तुम्हें ब्याज हासिल करना चाहिए। तुम भी मेरी ही तरह धन उधार दे सकते हो। अगर तुम अपने खजाने को सुरक्षित रखोगे
तो यह तुम्हें बहुत सा धन कमा कर देगा। यह तुम्हारे लिए जिंदगी भर सुख और लाभ का स्रोत होगा, परंतु अगर तुम इसे गंवा देते हो तो यह जिंदगी भर